चलिए तो वाष्प दाब देखिए, वाष्प दाब, वाष्प दाब में बता रहा है कि स्थिर ताप पर द्रव को किसी बंद पात्र में रखने पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर द्रव की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर उस रिक्त स्थान में उपस्थित होते रहते हैं और वहां से पुनः टकरा करके वापस द्रव की सतह से टकराते हैं, और जब वापस आकर द्रव की सतह से टकरा करके पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो वाष्पन और संघनन की यह प्रक्रिया, वाष्पन और संघनन की यह प्रक्रिया जो दो विरोधी प्रक्रियाएं हैं हमेशा एक साथ होती रहती हैं। इस प्रक्रिया में संघनन का वेग शून्य होता है और वाष्पन की सांद्रता भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जब वाष्पन की सांद्रता शून्य हो जाती है तो इसमें बता रहा है कि समय के साथ साथ जो समय होता है उसके साथ साथ वाष्पन की जो अवस्था में अणुओं की जो गति करने की प्रक्रिया होती है वो स्थिर हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि समय के साथ साथ अणुओं के वेग भी क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मतलब कि एक समान रूप से अणु उसमें से गति करते रहते हैं, परंतु संघनन का वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। वाष्पन का वेग तो स्थिर हो जाता है लेकिन संघनन का वेग बढ़ता जाता है। और जब संघनन का वेग बढ़ता जाता है तो इस प्रक्रिया में यह देखा गया है कि निकाय की जो कुल द्रव अवस्था होती है वो क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। और जब द्रव की अवस्था एक जैसी हो जाती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक बंद पात्र है, बंद पात्र। इसमें कह रहा है कि यहाँ तक हम द्रव भर लेते हैं। तो कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी बंद पात्र में, स्थिर ताप पर किसी बंद पात्र में द्रव रखा गया है। और जब द्रव रखा गया है तो द्रव की सतह से, जो द्रव का सतह है, इस सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले जो अणु होंगे वो क्या होते हैं, वाष्पित होकर जो रिक्त स्थान है इसी में एकत्रित होते रहते हैं। और जब इसी में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि यही अणु अब इससे टकरा करके पुनः नीचे आकर के द्रव की सतह से टकरा जाते हैं। और जब द्रव की सतह से टकरा जाते हैं तो पुनः वह द्रव अवस्था में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में ही आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वाष्पन और संघनन की ये दो विरोधी प्रक्रियाएं एक साथ ही होती रहती है। मतलब कि वाष्प बनता रहता है और ये अणु टकरा करके पुनः द्रव बनते रहते हैं। वाष्प बनता रहता है, अणु टकरा करके पुनः द्रव बनते रहते हैं। तो प्रारंभ में जो संघनन की प्रक्रिया है उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो प्रारंभ में संघनन की प्रक्रिया का वेग शून्य हो जाता है क्योंकि वाष्पन का वेग भी क्या, जो वाष्पन की सांद्रता है वो शून्य रहती है। तो जब वाष्पन की सांद्रता शून्य रहती है और इसका वेग भी शून्य हो जाता है तो इसमें देखना आगे क्या है कि समय के साथ साथ वाष्पन का वेग बढ़ता जाता है। जब समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वाष्पन का वेग क्या होता जाता है, स्थिर रह जाता है। मतलब कि एक सामान्य अवस्था पे, ना ही जल्दी तेजी से वाष्पित होगा और ना ही धीमे धीमे ही वाष्पित होगा। तो जितने समय बीतते जाएंगे वाष्पन की प्रक्रिया का वेग क्या होता है, स्थिर रह जाता है। परंतु जो संघनन का वेग है वो बढ़ता जाता है।
वाष्पन का वेग तो स्थिर हो गया, लेकिन संघनन का वेग बढ़ता जाता है और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि जो इसमें दोनों प्रक्रियाएं हैं, संघनन और वाष्पन, इनका वेग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और जब इन दोनों का वेग समान होता है, जो ये निकाय है वह साम्य अवस्था में आ जाती है। और जब यह निकाय साम्य अवस्था में आ जाती है तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट के नियम में बता रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवी घटक कह रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब उसके अवयवी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम बता रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवयवी घटक का वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे कि समीकरण के माध्यम से क्या बता रहा है। तो समीकरण के माध्यम से यह है कि हम पहले दो घटक मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि माना दो घटक ए तथा बी है, जिसका वाष्प दाब PA तथा PB होगा। अब यहाँ पे वाष्प दाब PA तथा PB होगा। अब देखिए अवयवी घटक A का मोल भिन्न क्या होता है। अब लिखेंगे कि अवयवी घटक A का मोल भिन्न, इसका मोल भिन्न होता है कि यहाँ पे मोल भिन्न को हम जीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे जीटा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए, ये जो अवयवी घटक है एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, जिसके दो घटक माने गए थे ए तथा बी, यहाँ पे नोट कर दिएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि अवयवी घटक बी का मोल भिन्न बराबर, यहाँ पे लिखेंगे जीटा बी बराबर एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। देखिए यदि हम ए का निकाले हैं तो एन ए वाला ऊपर रहेगा, बी का निकाले हैं तो एन बी वाला ऊपर रहेगा। इसके बाद राउल्ट के नियमानुसार कह रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार कि यहाँ पे हो जाएगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि पी ए बराबर पी ए अंश इंटू जीटा ए। अब दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। अब यहाँ पे
पी बी बराबर हो जाएगा पी अंश बी इंटू जीटा बी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ पी अंश ए तथा पी अंश बी, अब देखिए पी अंश ए और पी अंश बी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी अंश ए तथा पी अंश बी अवयवी घटक ए एवं बी की शुद्ध वाष्प दाब है। यानी कि पी ए बी अवस्था का शुद्ध वाष्प दाब यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ पी अंश ए तथा पी अंश बी ए तथा बी अवस्था का शुद्ध वाष्प दाब है। और जब यहाँ पे इसका शुद्ध वाष्प दाब यह है तो लिखेंगे कि विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB होगा। ये विलयन का शुद्ध वाष्प यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो P बराबर PA प्लस PB। अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि P बराबर, अब देखिए यहाँ PA का मान कितना दिया है, ये दिया है कि P अंश A इंटू जीटा ए प्लस P अंश B इंटू जीटा बी। आपको मोल भिन्न में बताया गया है कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर क्या होता है, 1। तो अब हम क्या करेंगे कि जीटा ए बराबर लिख देंगे कि 1 माइनस जीटा बी, और यही मान इसमें उठाकर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ये मान इस समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा कि P अंश A इंटू 1 माइनस जीटा B प्लस P अंश B इंटू जीटा B। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो P बराबर P अंश A माइनस P अंश A इंटू जीटा बी प्लस P अंश B इंटू जीटा बी। हम यहाँ पे ऐसे नोट कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको निकाल देते हैं, तो P बराबर हो जाएगा कि P अंश A माइनस जीटा B को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बचेगा P अंश A प्लस P अंश B। यही है राउल्ट का नियम। तो इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम को क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम कैसे समझेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय किसी अवयवी घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तब हम राउल्ट के नियमानुसार माना दो घटक, अब यहाँ पे हम घटक मानेंगे तो माना दो घटक A तथा B है जिसका वाष्प दाब क्या है, क्रमशः PA तथा PB दिया गया है यानी कि होगा। तो अवयवी घटक A का मोल भिन्न क्या होता है, जीटा A बराबर NA बटा में NA प्लस NB, और अवयवी घटक B का मोल भिन्न होता है जीटा B बराबर NB बटा में NA प्लस NB। अब राउल्ट के नियमानुसार क्या बता रहा है कि उसका आंशिक दाब जो होगा उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो PA समानुपाती जीटा A समीकरण हम यहाँ पे बना लेंगे एक। उसके बाद यहाँ पे ये हम इसका मान प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए वैसे यहाँ पे PB बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा B यहाँ पे हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 और यह माना जाएगा समीकरण नंबर 3।
और ऐसे हम क्या करते हैं, उसके बाद ये प्राप्त हुआ लिखेंगे, जहाँ पे P अंश A तथा P अंश B, A तथा B अवस्था का शुद्ध वाष्प दाब है, अर्थात विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB। अब PA की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके रख लेते हैं और PB की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख लेते हैं, और इसमें से क्या करते हैं, हम जानते हैं कि मोल भिन्न बराबर क्या होता है कि जीटा A प्लस जीटा B बराबर इतना। अब हम क्या करेंगे कि यह मान उठाकर यहाँ पुटिंग करके और इसको हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यही राउल्ट का नियम कहलाता है। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, वो है आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में, कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। तो कह रहा है कि वे विलयन, आदर्श विलयन का डिफिनेशन जानेंगे तो बताएगा कि वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों में, वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। कह रहा है कि वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसके कुछ जैसे बता रहा है कि इस विलयन में, जैसे ये विलयन है तो कह रहे कि इन विलयनों में विलय विलय विलायक विलायक की अन्योन्य क्रिया, जो इन दोनों के बीच में क्रिया होती है, विलय विलय के बीच में क्रिया होती है, विलायक विलायक के बीच में क्रिया होती है, तो बता रहा है कि इस विलयन में विलय विलय तथा विलायक विलायक की अन्योन्य क्रिया विलयन में विलय विलय की अन्योन्य क्रिया के समान होती है। इस परिस्थितियों को पूरा होने के लिए, मतलब कि कह रहा है कि द्रव को आदर्श बनाने के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है। तो पहला बता रहा है कि जब दोनों की संरचना समान हो, विलय और विलायक दोनों की संरचना समान होनी चाहिए, या तो विलय विलय की संरचना समान होनी चाहिए या तो विलायक विलायक की संरचना समान होनी चाहिए। तो इसको बोला है कि जब दोनों की संरचना समान हो, जब दोनों के अणुओं का आकार समान हो, विलय और विलायक जो हैं इन दोनों के अणुओं की संरचना और आकार भी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और जब दोनों का अंतरा अणु आकर्षण बल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो विलय और विलायक होते हैं इनके अंतरा अणु जो आकर्षण बल है उन वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उदाहरण के जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन, यह एक, तो बेंजीन और टॉल्यूइन क्या है, यह एक आदर्श विलयन का क्या है, यह एक उदाहरण है। उसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण भी क्या है, तो आदर्श विलयन का उदाहरण है, जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसके बाद आदर्श विलयन क्या होता है, तो कह रहा है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन
जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनादर्श विलियन कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका आंकिक सवाल के बारे में। आंकिक सवाल क्या होते हैं? तो पहला आपका आंकिक सवाल होगा कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सारे डिफिनीशन के बाद आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल या आंकिक सवाल जिसको कहते हैं। तो आंकिक सवाल में आपका पहला सवाल है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। जल में घोला गया है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की मोलरता यदि ज्ञात करना है तो अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो मोलरता का सूत्र हमें सबसे पहले मालूम है क्या कि मोलरता बराबर इसमें बताया गया होगा आपको सी में कि विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलियन का आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेय का आयतन। लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में घोला गया ना तो आयतन को भी हम लीटर में ही ले लेंगे। यदि हम आयतन को लीटर में लेते हैं तो पहले हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। तो ये W हो जाएगा और यहाँ पे M हो जाएगा। अब देखिए विलेय का भार, तो देखिए यहाँ पे विलेय कैसे जानेंगे? कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। मतलब किसको घोला गया है? तो पोटेशियम क्लोराइड को। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा? तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड विलेय होगा। इसका भार कितना है? तो इसका भार है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि विलेय का भार बराबर 15 ग्राम। अब विलेय का अणु भार, तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे लिखेंगे विलेय का अणु भार। तो विलेय क्या है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का अणु भार कितना होता है? 39 होता है। क्लोरीन का अणु भार कितना होता है? तो 35.5 होता है। इस टोटल को जोड़िए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, तो इसको टोटल करेंगे तो 0.5, 9 5 14 का 4 और 3 3 6 1 7, कितना हो गया? तो हो गया यहाँ पे 74.5। और जब यहाँ पे 74.5 हो गया तो इसको हम इस सूत्र पे क्या करेंगे? रख देंगे। तो इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या, मतलब कि विलेय का भार, ये भार क्या है?
W बटा में यम गुणे 1000 बटा में कैपिटल W। उसको हम इस सूत्र पे सब मानों को उठा करके रख देंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, मोलरता M बराबर हो जाएगा, स्मॉल W का मान कितना दिया है, भार, ये M है तो भार है 15। इसका अणु भार कितना है, तो 74.5। ये क्या है, 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो M बराबर, अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150 बटा में 745। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दशमलव लगा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। नियरली क्या है, तो नियरली यह 7.5 मांगे, इसको 750 मान लेते हैं। तो 1500 दूना का 750, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0.2 मोल। इसकी मोलरता कितनी मानी जाएगी, तो 0.2 इसकी मोलरता हो जाती है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नर्मलता की गणना कीजिए। तो 1 बिलियन में जब इतना बताइए कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है, तो इसको देखने से कितना आसान लग रहा है, और आसान है भी। देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे जो दिया है, पहले लिख लेते हैं। विलेय का भार कितना दिया है, 40 ग्राम। अब विलेय का अणु भार लिख लेते हैं। विलेय का अणु भार वो क्या हो जाएगा, जिससे विलेय है आपका NaOH। तो यहाँ पे सोडियम का भार, अणु भार कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। टोटल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पे जल का आयतन लिख लेते हैं। जल का आयतन, तो जल का आयतन कितना है, 500 ml। अब यहाँ पे हम इसका निकाल देते हैं, मोलरता की गणना करेंगे। तो मोलरता की गणना की जाए तो M बराबर क्या होता है, देखिए जो विलेय का भार होता है उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, W। और जो विलेय का भार होता है उसको हम M से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे आयतन जो है कि आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पे। तो मोलरता बराबर इसका सूत्र होता है कि W बटे में M गुणे 1000 बटे में V। तो W का मान कितना दिया है, 40। M का मान कितना दिया है, तो 40। यहाँ पे 1000 बटा में V का मान कितना दिया है, 500। अब यहाँ से 40 से 40 कट जाएगा, 500 से यह 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल। अब यहाँ पे हम नर्मलता की गणना करेंगे इसकी। तो नर्मलता बराबर हो जाएगा कि हम इसमें देख रहे हैं कि नर्मलता में NaOH क्या है, एक क्षार है। और जब भी ग्राम तुल्यांकों की, नर्मलता में हम ग्राम तुल्यांक देखते हैं, और जब भी ग्राम तुल्यांक की बात की जाती है तो क्षार की अम्लीयता मालूम की जाती है और अम्ल की क्षारीयता मालूम की जाती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि NaOH क्या है, एक अम्लीय है, नर्मलता की गणना, तो लिखेंगे कि NaOH एक अम्लीय है। तो जब यह एक अम्लीय है तो NaOH का तुल्यांकी भार उसके अणु भार के बराबर हो जाएगा। कैसे? NaOH का तुल्यांकी भार, तो NaOH की अम्लीयता कितनी होगी? NaOH की अम्लीयता, NaOH की अम्लीयता 1 मान लेंगे, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा कि NaOH का अणु भार बटा में तुल्यांकी भार। इसका भार कितना है? 40, और इसका तुल्यांकी भार कितना है? 1। तो अम्ल की यानी क्षार की अम्लीयता कितनी दिया है? यहाँ पे 1 दिया है, यानी कि इसकी अम्लीयता यहाँ पे लिख लेते हैं, अम्लीयता। तो अम्लीयता यहाँ पे लिखें तो अम्लीयता कितनी है? 1, मतलब कि हो जाएगा 40। अब उसके बाद यहाँ पे NaOH के 40 ग्राम में जिसकी ये अम्लीयता यहाँ पे दिया है, और ग्राम तुल्यांक कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि NaOH का 40 ग्राम, तो NaOH का जो 40 ग्राम है तो यहाँ पे लिख देंगे कि 40 बटा में 40 तुल्यांकी ग्राम, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे तुल्यांकी ग्राम हो जाएगा 1। तो नर्मलता N बराबर लिखेंगे कि 1 गुणे 1000 बटा में 500। नर्मलता ज्ञात करेंगे, क्या लगता है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणे 1000 बटा में उस विलयन का आयतन, ये हो जाएगा कट करके 2। इसकी नर्मलता भी हमें प्राप्त हो जाएगी 2। हम इस प्रकार से इस सवाल को हल कर लेंगे। अगला सवाल है तीसरा नंबर। कि 0.25 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल अम्ल की अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसकी मोलरता ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल बराबर COOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी क्षरकता, ऑक्सैलिक अम्ल की क्षरकता पर ढूंढ लीजिए यहाँ पे की क्षरकता कितनी हो जाएगी? 2। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से ही इसकी हम क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.2 ग्राम न होकर के N दिया है, मतलब कि 0.2
नॉर्मल एक्जेलिक अम्ल की विलयन की मोलरता, यानी कि तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, तो नॉर्मलता बराबर इसका सूत्र होता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षरकता। तो नॉर्मलता कितना दिया है, तो 0.25। इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, क्षरकता कितनी है 2, तो मोलरता बराबर हो जाएगा 0.25 बटे में 2। अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.125। यह इसकी मोलरता हो जाएगी। अब अगला प्रश्न, कि 5.4 नंबर सवाल है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हम कि मोलरता M बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे में विलयन का आयतन। तो अब देखिए यहाँ पे विलेय का भार कितना दिया है, ये इसको हम स्मॉल W बटे में स्मॉल m गुणे 1000 बटे में भी लिख सकते। तो यहाँ पे W बराबर क्या दिया है, दिया है 5.85। M बराबर निकाल देते हैं NaCl का अणु भार। तो यहाँ पे सोडियम का हो जाएगा 23 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, बराबर हो जाएगा 58.5। अब आयतन V बराबर कितना दिया है, विलयन का आयतन 200 मिली। अब यहाँ पे W का मान लिखेंगे हम 5.85। यहाँ पे मोलरता M बराबर हो जाएगा 5.85 बटे में 58.5 गुणे 1000 बटा में 200। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है। तो यहाँ M बराबर आप ऊपर नीचे 100 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5 बटे में 5850 गुणे 1000 बटे में 200। अब देखिए 1 0 2 0 कटा दिए, फिर यहाँ से 1 0 कटा दिए, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो M बराबर क्या बचा, 1 बटा में 2, या इसको हम कह सकते हैं 0.5 मोल।
अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को NaCl को 500 मिली जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से हल करेंगे। तो विलयन की मोलरता कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे हम दिया है, मान लीजिए कि Na बराबर 23 और Cl बराबर 35.5। उसके बाद लिखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl की, यानी कि जो NaCl है इसका अणु भार, NaCl का अणु भार तो कितना हो जाएगा, तो 23 + 35.5 बराबर हो जाएगा 58.5। यहाँ पे इसका भार दिया हुआ है। अब सूत्र होता है मोलरता M बराबर W/m/1000/V। तो यहाँ पे M बराबर इसका W का मान कितना दिया है, 11.7 बटे में इसका M का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो 58.5 गुणे 1000 और आयतन कितने मिली जल में घोला गया है, तो 500 मिली जल में घोला गया। इसको 2 बार में कटा देंगे और एक पे दशमलव कैंसिल, और यहाँ पे कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, 17 × 5 = 85। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर 2/5। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 0.4 मोल। अगला सवाल देखेंगे। कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब तो लिखेंगे मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितना दिया है, 1/10 और यहाँ पे कितने ग्राम, तो 1000/100 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 को कटा देंगे। यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 मोल। इसकी मोलरता हो जाएगा 1 मोल। अब देखिए अगला सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसमें बता रहा है कि मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल
के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो पहले हम दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कैसे करेंगे, तो आपको मोल प्रभाज में इसका सूत्र बताया गया है कि पहले हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल का पहले लिख लेते हैं अणुभार। जल H2O का अणुभार। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसका अणुभार 2 और ऑक्सीजन 1 है तो उसका अणुभार 16 बराबर हो जाएगा 18। उसके बाद एथिल एल्कोहल। C2H5OH का अणुभार। तो यहाँ पे इसका अणुभार जैसे कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 कार्बन है तो 12 दूना के हो जाएगा 24। हाइड्रोजन का 1, तो इसमें हाइड्रोजन 6 है तो क्या हो जाएगा 24 + 6। ऑक्सीजन कितना है 8, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 16। इसको जोड़ देंगे तो 30 और 6 16 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 46। अब हम लिखेंगे जल के मोलों की संख्या N1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जल के यानी कि जल का भार बटा में अणु भार। तो भार कितना है इसका 72 और इसका अणु भार कितना है 8। 18 चौका 72। उसके बाद C2H5OH के मोलों की संख्या N2 बराबर कितना हो जाए दिया है 92 बटे में 46। कट के क्या हो जाए 46 दूना का 92। अब लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज हो जाएगा जीटा H2O बराबर N1 बटा में N1 + N2। N1 का मान कितना दिया है, N1 का मान दिया है 4, तो 4 बटा में 4 + 2 N1 + N2। इसको पुनः जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे में 6। हम इसको कटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको भाग देते हैं। कैसे भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पर 6/4 दशमलव लगा के 0 6 6 के 36, फिर 4 बचेगा 40 बचेगा, फिर 6 6 के 36। ऐसे हम करते जाएंगे तो इसका कटने के बाद मान हो जाएगा 0.67। अब लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज जीटा C2H5OH बराबर N1 बटा में N1 + N2। तो 2 बटा में 4 + 2 यानी कि 2 बटे में 6। एक कट करा जाएगा 0.33। यह है इनमें दोनों का मोल प्रभाज। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके मोल प्रभाज की गणना करेंगे। और सभी लोग इसको ध्यान से देखिए कि कैसे इसको हल किया गया है, और ऐसे ही आप सभी सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे।